Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 अगस्त 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नॉर्थ सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो एलिफेंट पास है कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूर से मार्क कर लेना, लंबे समय से चर्चा में है और मुझे लगता है कि मैंने शायद पिछले महीने जुलाई के मंथ में भी इसका डिस्कशन किया था। लेकिन उस समय पर खबर ये आ रही थी कि जापान जो लंबे समय से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। तो ये जो मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताया है, इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जापान में है। तो जापान में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में ढेर सारा जो रेडियो एक्टिव वाला वाटर है, जो पानी है, वो अभी भी भरा हुआ रखा हुआ है। अब उसको समुद्र के अंदर में रिलीज़ करना है। समुद्र में रिलीज़ करने के लिए लंबे समय से काफ़ी सारे कंसर्न्स, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने विरोध किया। इवन अभी भी जो चाइना है, चाइना इसको आप कह सकते हो पूरी तरह से अपोज कर रहा है। साउथ कोरिया अपोज कर रहा है कि जापान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जापान बोलता है हम कब तक यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव वाटर को अपने पास स्टोर करके रखेंगे या इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टोर करके रखेंगे, हमने ये पानी रिलीज़ करना है समुद्र के अंदर में बस। तो जापान ने समुद्र के अंदर में ये पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और पानी की क्वांटिटी कोई कम नहीं है। 132 करोड़ लीटर्स रेडियो एक्टिव वाटर है, 132 करोड़ लीटर रेडियो एक्टिव पानी है, इसको छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका कवरेज आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर, आज का ही हमारा इंडियन एक्सप्रेस, आज के सभी अखबार उठा लो, वहाँ पे आपको ये खबर ज़रूर से देखने को मिल जाएगी। आज का द हिंदू पर जब आप वर्ल्ड पेज पर जाओगे तो आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, जापान रिलीजेस वाटर फ्रॉम फुकुशिमा प्लांट। चाहे इवन आप इंडियन एक्सप्रेस पे जाओगे, वहाँ पर अगर आप ओपन करोगे वर्ल्ड सेक्शन तो यहाँ पर भी आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। जापान स्टार्ट्स रिलीजिंग फुकुशिमा वाटर इनटू पैसिफिक, इट्स सी फूड बैंड बाय चाइना। अब ये पूरा मैटर क्या है, आप लोग काफ़ी सारे लोग जिनको पता होगा इसके बारे में वो समझ गए होंगे कि हाँ पर्टिकुलर इशू क्या है। लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नहीं पता होगा उन्हें कि ये फुकुशिमा वाला वाटर इशू एग्जैक्टली क्या है, आखिरकार क्या हुआ था इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ में। चलो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। बस ध्यान से सुनते हुए चलना, आने वाले समय पर चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेन्स हो, इवन चाहे वो इंटरव्यू हो, तीनों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनने वाला है। अब दोस्तों बात ध्यान से सुनो, ये बात है 11 मार्च 2011 की, 11 मार्च 2011 और समय हो रहा था दोपहर के 3:42। उस समय पर जापान के अंदर में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर भूकंप आता है और ये भूकंप उसी साइट पर आता है जहाँ पर ये फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो सबसे पहले आप ये वर्ल्ड मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप में हमने यहाँ पे जूम करना है। इंडिया से ऊपर देखोगे चाइना, चाइना से जस्ट और इधर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से और ईस्टर्न साइड पर देखना है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जापान। ठीक है, और ये जो पीछे आपको ओशन दिख रहा है ना दोस्तों, ये पैसिफिक ओशन है। ये हमारा इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो जापान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप मान सकते हो कि इधर की साइड में,
तो वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें भी पानी स्टोर भरा हुआ है। अब वो जो वाटर है रेडियो एक्टिव वाला, उसको यहाँ पर समुद्र में रिलीज़ करने की जो बात है लंबे समय से चल रही थी। नाउ फाइनली यहाँ पर उस पानी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया गया है। और कौन से वाले ओशन में? इस वाले समुद्र के हिस्से में, जिससे चाहे वो चाइना हो चाहे वो साउथ कोरिया हो, ये जो देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। नाराज़गी दिखाने का पीछे का रीज़न है कि भाई ये रेडियो एक्टिव वाटर है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जापान ने सारे अप्रूवल्स ले लिए हैं, सारी जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो काम कर रही हैं उनसे टेस्टिंग करवा ली है। जापान का कहना यह है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये न्यूक्लियर वाटर है, ये इसमें से जितना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उन सब मटेरियल को कम कर दिया गया है। इस पानी को ट्रीट कर लिया गया है, इस पानी को ठीक कर दिया गया है, इसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी बची नहीं है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ऐसा भी यहाँ पर जापान का एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो आपको समझ में आया कि जापान के उसी पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर ये हमारा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान का, उसी पर्टिकुलर रीजन में 9.1 मैग्नीट्यूड का खतरनाक भूकंप आता है। और इस भूकंप की वजह से समुद्र की जो ऊपरी परत होती है ना, ये खिसक गई और खिसक कर आगे बढ़ गई और एक भयंकर सुनामी आ गई। क्योंकि 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप कोई कम मैग्नीट्यूड नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो रहे थे, उसको महसूस करते करते जो ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसको बंद कर दिया गया। और जो रिएक्टर है इसके कूलिंग के लिए, क्योंकि आपको पता रिएक्टर चल रहा है, रिएक्टर पूरा खौला हुआ है, गर्म हो रहा है, अब उसको ठंडा करने के लिए हमारे पास में जनरेटर होता है। जनरेटर स्टार्ट कर दिया उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि हमने प्लांट को बंद कर दिया है। अगर हम उस रिएक्टर को ठंडा नहीं करेंगे तो वो पिघल जाएगा, वो इतना गर्म हो रहा है। तो जो इमरजेंसी जनरेटर था, ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारा रिएक्टर ठंडा हो जाए। लेकिन वो जनरेटर रिएक्टर को ठंडा कर पाता इतनी ही देर में। इससे पहले ही क्या हुआ कि जो सुनामी आई थी ना, उस सुनामी की वजह से 14 मीटर की ऊंचाई तक जो पानी है, समुद्र का पानी, वो इस प्लांट के अंदर में घुस गया। 14 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र का पानी आया, क्योंकि समुद्र के किनारे यही है, और पानी आके इस प्लांट के अंदर में पूरी तरह से घुस गया। और जैसे ही पानी उसमें भर गया, जो इमरजेंसी जनरेटर चल रहा था वो भी बंद हो गया। और जब जनरेटर बंद हो गया तो अब भाई रिएक्टर कौन ठंडा करेगा? रिएक्टर तो बहुत गर्म हो रहा है, रिएक्टर ठंडा करने के लिए कुछ है नहीं, जिससे क्या हुआ कि जो गर्म रिएक्टर था वो पिघलने लगा। और कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक विस्फोट होता है। और जैसे ही विस्फोट हुआ, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है न्यूक्लियर फ्यूल से, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा हुआ है, तो विस्फोट होते ही प्लांट से न्यूक्लियर फ्यूल निकलने लगा, जिससे समुद्र में मिलने की वजह से आप कह सकते हो, मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना वो थोड़ा थोड़ा समुद्र में मिलने लगा। इससे दुनिया के अंदर में कह सकते हो कि एक डर सा सताने लगा, यार क्या हो सकता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया। हुआ ये, जितना पानी उसके अंदर भर गया था इस पावर प्लांट में, उस पानी को वहीं पर रख दिया गया, स्टोर कर दिया गया कि भाई ये पानी, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल मिल चुका है, इस पानी को रिलीज़ करना सही नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई? तब से ये पानी अभी भी इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में, फुकुशिमा पावर प्लांट के अंदर में भरा हुआ है। अगर आप लोग इस पावर प्लांट का लोकेशन देखना चाहते हो तो रुको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ डिज़ास्टर आप इमेजिन कर सकते हो। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कर रहा है, सुनामी आ गई, ये पानी उछल के जो है इस पावर प्लांट में पहुँचा। अब क्या हुआ, इससे एक भयानक तरीके से विस्फोट देखने को मिला। इस पावर प्लांट का लोकेशन और डिज़ाइन अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से आप देख पाओगे। ये पूरा जापान का मैप हुआ। अभी हम लोगों ने एक वर्ल्ड मैप जो देखा था ना, उसमें ये जापान का मैप देखा था। ये जापान की कैपिटल टोक्यो हो गई। टोक्यो से थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है ओकुमा नाम की। तो ओकुमा पर यहाँ पर किनारे जस्ट ये आपको फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा, बिल्कुल जस्ट समुद्र के किनारे। और ये हमारा इधर जो ओशन दिख रहा है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, 1971 में जो ये प्लांट है इसको बनाया गया। अब इस प्लांट को डिज़ाइन करते वक्त ये तय किया गया था कि भले ही कोई भूकंप आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा पर्टिकुलर रीजन है ये रिंग ऑफ फायर के अंदर में आता है, तो यहाँ पर कई सारे जो भूकंप है वो हो सकते हैं, भूकंप के झटके हो सकते हैं। तो भूकंप के झटकों को देखते लगभग 8 मैग्नीट्यूड, कितना, 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को झेल सके ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तैयार किया गया था। लेकिन जो भूकंप आया जिसकी वजह से पूरा डिज़ास्टर हुआ वो 8 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था, 9.1 मैग्नीट्यूड का था। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये टोक्यो से 220 किलोमीटर दूर, यानी कि जापान की राजधानी से 220 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों बनाया गया है? क्योंकि इससे बहुत सारी बिजली पैदा करनी है और इसकी क्षमता ये थी कि ये 4.69 गीगावाट की बिजली पैदा कर सकता था और बिजली पैदा करता था। और इसमें 6 बॉयलर यूनिट भी लगाए हुए थे, आप ये देख पाओगे।
आप कहोगे थे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डिज़ास्टर हुआ 2011 में, तब से ये बंद पड़ा है। और अभी सरकार ने, जापान की सरकार ने डिसाइड किया कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसको कह सकते हो कि नष्ट कर देंगे इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को। लेकिन उसके लिए जो रेडियो एक्टिव वाटर भरा हुआ है इसके अंदर में, जो 2011 के डिज़ास्टर में भर गया था, उसको सही जगह पर ठिकाना लगाना भी तो ज़रूरी है ना। ये यहाँ पर बात की जा रही है। अब आगे आते हैं। तो इस पानी को रिलीज़ करने के लिए जापान ने जितने भी न्यूक्लियर वॉच डॉग हैं, यानी अलग अलग बॉडीज़ हैं, उन सबसे अप्रूवल ले लिया और अप्रूवल मिल गया। इवन चाहे वो IAEA हो। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके जो चीफ हैं उन्होंने भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया, बोला कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जापान ने पानी को ट्रीट कर लिया है, ठीक कर दिया है, इसमें जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी थी उसको यहाँ पे कम कर दिया है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब देखो यहाँ पर ये पानी, अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि 1 हफ्ता लगेगा छोड़ने में, परमिट नहीं मिल पा रहा है। अब परमिट मिल चुका है, इस पानी को लगभग यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसा नहीं है एक साथ सब छोड़ देंगे, धीरे धीरे यहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पानी को अभी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में से ट्रीट कर करके, यानी ठीक कर करके 1000 टैंकों के अंदर में भर के रख दिया है। कितने? 1000 जो टैंक है उसके अंदर में ये न्यूक्लियर प्लांट का पानी स्टोर करके रखा गया है। और इस न्यूक्लियर प्लांट का जो ये मेंटेन करने वाली कंपनी है, इस कंपनी का नाम है टेपको, TEPCO, टेपको नाम की कंपनी है। इसने बताया कि प्लांट के अंदर में जितना भी पानी मौजूद है हमने उसको ट्रीट कर लिया है, ठीक कर दिया है और 1000 टैंकों में स्टोर करके रख लिया है। इस पानी की क्वांटिटी आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो। आपने ओलंपिक का स्विमिंग पूल देखा होगा, ओलंपिक का जो स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे 500 स्विमिंग पूल भर सकते हैं, इतना पानी अभी यहाँ पर रखा हुआ है। और इस पानी को वहाँ से हटाए जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वजह से ताकि यहाँ पर इस पूरे प्लांट को ख़त्म किया जा सके, इसलिए अब धीरे धीरे इन पानी को रिलीज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है सब रिलीज़ किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि पानी के अंदर में भले कितना ही ट्रीटमेंट हो जाए, कितना ही यहाँ पर उसको ठीक कर लिया जाए, अभी भी थोड़ा सा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ट्रिटियम, क्या? ट्रिटियम नाम का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो अभी भी पानी में मौजूद है। जापान का जो विदेश मंत्रालय है उनके मुताबिक अगर हम बात करें, पानी को पैसिफिक ओशन में छोड़ने से पहले बिल्कुल साफ़ कर दिया, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं कि अभी भी पानी के अंदर में ट्रिटियम प्रेजेंट है। और इसी वजह से चाइना, साउथ कोरिया, जो जापान के आसपास के देश हैं, वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जापान सही नहीं कर रहा है, इस पानी को स्टोर करके रखो, आप इसको आप समुद्र में रिलीज़ मत करो, क्योंकि ये एक ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लेकर सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, सब कुछ पता चल चुका है, और जितने रिसर्च पेपर्स वो पब्लिश हो चुके हैं कि जो ये ट्रिटियम है, ऐसे तो अगर ट्रिटियम के कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर इस ट्रिटियम की क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर इंसान में ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक ओवरडोज हो जाए, उसकी वजह से उस इंसान को कैंसर हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जापान के इस न्यूक्लियर प्लांट का पानी जो है और जो इसका वेस्ट मटेरियल है, ये काफ़ी सालों से इसके लिए परेशानी बना हुआ है कि हम इसका ठिकाना कैसे लगाएं। अब पानी को पैसिफिक महासागर में छोड़ने के लिए साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विरोध कर चुके हैं। इन सब का कहना है कि आपको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जितनी बॉडीज़ हैं सब ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पानी का ट्रीटमेंट कर दिया है। और जापान भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आश्वासन दिलाता है कि देखो इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना, साउथ कोरिया का डर है क्या? क्या डर है? डर यह है कि जापान का जो रीजन जिसमें यहाँ पे अब ये छोड़ा जा रहा है पानी, उस पर्टिकुलर रीजन से कई सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है, फिशिंग की जाती है, और ऐसा इतिहास में हो चुका है। मैं आपको बताऊँ 1940s में, 1940 के दशक में जो साउथ पैसिफिक रीजन है वहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों देशों ने मिलकर क्या किया, एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किए, और एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट जैसे ही किए, उसके बाद जो खामियाजा है वहाँ का जो आइलैंड है, मार्शल आइलैंड, उस पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फैल गई। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर चाइना, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो यहाँ पर अभी विरोध कर रहे हैं। तो अभी आप कह सकते हो 2011 में जब ये डिज़ास्टर हुआ था ना, कि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फ्यूल जो है रिलीज़ हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो इसके बाद कई सारी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया जो जैसे देश हैं, वो अभी इधर की साइड से जो भी मछली आती हैं, जो फिशिंग होती है ना, वो लेते ही नहीं है, वो परचेज़ ही नहीं करते हैं। उनका मानना यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें रेडियो एक्टिविटी अभी भी है। इवन यहाँ पर चाइना ने भी इस पर्टिकुलर रीजन के जो भी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बैन लगा रखा है, रोक लगा रखी है। और आपको अभी पता होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल पब्लिश भी किया है कि जो उस पर्टिकुलर रीजन या फिर जापान का जो सी फूड होगा, समुद्र से जो भी यहाँ पर ये मछली वगैरह पकड़ के लाएंगे, वो सब यहाँ पर चाइना ने बैन कर दिया कि हम उसको खरीदेंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, जिससे कि यहाँ पर लोगों में कैंसर वगैरह जैसी बीमारी फैल सकती है। तो जापान के जितने भी सी फूड इम्पोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो, अब जापान हो सकता है आने वाले समय पर कई सारे कंट्रीज़ को सी फूड ये एक्सपोर्ट ना कर सके, कोई देश खरीदे ना। हो सकता है कि पहले अभी कुछ सालों तक कुछ दूसरे कंट्रीज़ खरीदें, खाएं वगैरह, जब कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा तब जाके यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ खरीद सकती हैं। बट चाइना ने अभी मना कर दिया कि हम भैया पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं, हम आपसे ये चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकते। जितने भी एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो समुद्र से यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उसको नहीं परचेज़ करेंगे क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और केवल यहाँ पर चाइना ही नहीं, उसके बाद हांगकांग हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सब ने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर ये अब इम्पोर्ट नहीं करेंगे जितने भी एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं जापान के। क्लियर हो गई बात? ये आप देख पाओगे साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ये सियोल का आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है। ये जापान जो फुकुशिमा प्लांट का पानी रिलीज़ कर रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे पूरी तरह से प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका है। ये मछली ले रखी है, उसके ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे ये न्यूक्लियर एनर्जी का जो पूरा सिंबल है वो लगा रखा है कि भाई यहाँ पर इससे अब ये जो सामान है, जो सी फूड है, उसमें ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे कैंसर फैल सकता है लोगों में। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर हमें अगर कुछ लिखना हो, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपने बोला है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए परेशान ना होना, पूरा जो फुकुशिमा वाटर इशू है मैंने आपको लिखित फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है और ये आपको रिटन में मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इशू क्या है, प्लस अभी धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ट्रिटियम की बात कर रहे थे हम, ठीक है। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव है और ट्रिटियम जो बेसिकली अभी भी प्रेजेंट है, तो क्या है, साउथ कोरिया, चाइना ने अपनी क्या क्या चिंता व्यक्त की हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लिखित में। और बड़े बड़े डिजास्टर्स कौन कौन से हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है वो आपको बता दिया है। ये जो बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, जिस बॉडी ने अप्रूवल दिया इस पानी को रिलीज़ करने के लिए, उस बॉडी के बारे में बता दिया गया है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होना, सब कुछ कंटेंट आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो हमने आज से 4.5 महीने पहले स्टार्ट किए थे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग हमारे साथ में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। उन पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी नोट्स बनाने की जो टेंशन है वो नहीं लेनी है। इस वीडियो से क्या लिखें क्या ना लिखें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रिंटेबल फॉर्म का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिया जाता है इस पेड ग्रुप के अंदर में, ठीक है। प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको इस वीडियो से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसकी टेंशन नहीं पालनी है। सीधा वो पीडीएफ डाउनलोड करो, अपने पास में स्टोर रखो, चाहे प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है दोस्तों, 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो जगह जगह पर दोबारा सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल होता है ना, ऐसा कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। आप केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उस ग्रुप में ऐड होके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हो। और ये काम आप और आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर जाना, एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। मैसेज कर देना, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। इवन पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप एक डेमो वीडियो को देख सकते हो। उस डेमो वीडियो को देखने के बाद में कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में कि हाँ मैं सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अपने आप को पूरी तरह से जब आप सेटिस्फाई कर लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद जाके यहाँ पर अपना ये जो पेमेंट है वो करना, ठीक है। अदरवाइज सेटिस्फैक्शन नहीं होता उस वीडियो को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, बट एक बार उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। नाउ आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे चंद्रयान 3 से ही रिलेटेड एक आर्टिकल है और जिसको लेकर कल से न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने चंद्रयान 3 के अंदर में 3 चीज़ें भेजी हुई हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, पृथ्वी को स्टडी कर रहा है। दूसरी जो दो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है विक्रम यानी कि लैंडर जो चांद के ऊपर में उतरा है, और उसके बाद में उसके अंदर से जो निकला है वो है रोवर जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, नाम दिया गया है उसको प्रज्ञान, ठीक है।
वो हमारा रोवर है। रोवर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर आपको 6 पहिए नजर आएंगे। 27 किलो या 26 किलो के आसपास का यहाँ पर इस पूरे व्हीकल का वजन है। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारा लैंडर है, ये विक्रम है, और इसमें से ये एक रैंप ओपन हुआ। रैंप ओपन होने के बाद में इसमें से ये निकल कर आया है रोवर। रोवर का मेन काम क्या क्या है? रोवर का मेन काम है हमारा जो मून का केमिकल एनालिसिस है वो एग्जैक्टली करना। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपको पता होगा, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में चंद्रमा के फ़ोटो शेयर किए हैं, जो अभी लेटेस्ट फ़ोटोज़ यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं इसरो के माध्यम से। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये प्रज्ञान उतरा है, ये प्रज्ञान को लेकर बात चल रही थी कि भाई चंद्रयान 3 तो चलो लैंड कर गया, प्रज्ञान उसमें से निकला या नहीं निकला। तो फाइनली कल ऑलरेडी यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है, प्रज्ञान इसमें से निकल चुका है। ये रोवर निकलने के बाद में हमारे चांद का केमिकल एनालिसिस कर रहा है। दोस्तों, इस प्रज्ञान के अंदर में 2 इम्पॉर्टेंट पेलोड्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पेलोड है जिसका नाम है APXS। APXS का मतलब है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और जो दूसरा है वो है LIBS। LIBS की फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये दोनों पेलोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वाले पेलोड का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है चांद का केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करना। दूसरे का मेन काम है जो हमारा एलिमेंट कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल चांद की जो मिट्टी है, जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वहाँ पर मैग्नीशियम वगैरह जो प्रेजेंट है उसके बारे में सारी की सारी डिटेलिंग्स वो रिसर्च करना। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने पता होगा, बोला ये जा रहा है कि चांद के ऊपर हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका छाप छोड़ेगा ये रोवर। साथ ही साथ में हमारा जो इसरो का लोगो है उसका भी छाप छोड़ेगा। वो छाप कैसे छोड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आप ये एक पर्टिकुलर जो लेबल लगा हुआ है इसको भी पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा रोवर है, जो प्रज्ञान है, इसका जो पिछला वाला टायर दोस्तों आपको दिख रहा है ना, इस टायर पर आप कह सकते हो एम्बलम का एक लोगो बना दिया गया है हमारा, और साथ ही साथ में इसरो का लोगो लगा दिया गया है, इसको प्रिंट कर दिया गया यहाँ पर। और अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर ये रोवर चांद के ऊपर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर रेत है, मिट्टी है, तो उससे क्या होगा, जो ये लोगो है, पर्टिकुलर लोगो, उस चांद के ऊपर में छपता हुआ चले जाएगा। अब छपता हुआ एक तरीके से आप कह सकते हो ये प्रिंटिंग उस चांद के ऊपर में हो जाएगी। और क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नील के बराबर है, तो इस वजह से उसके साथ में कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, मतलब हवा ववा बहेगी नहीं, तो उसकी वजह से कोई छेड़छाड़ उसके साथ होने वाली नहीं है। लंबे समय तक वो प्रिंट जो है वो एज इट इज़ वहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स, APXS के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा LIBS के बारे में बताया, इसको ज़रूर से ध्यान रखना। इस रोवर का मेन काम क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया है। लैंडर अपना काम कर चुका है। अब क्या होगा, रोवर बाकी चांद की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर करके हमारे लैंडर को भेजेगा, और लैंडर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सीधा हमारी जो बेंगलुरु के अंदर में हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँचेगा। पृथ्वी पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती हुई नजर आएगी। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रज्ञान को लेकर के। प्रज्ञान कब निकलेगा, ऑलरेडी निकल चुका है, और अब इसने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। 14 दिन तक यहाँ पर ये काम करेगा। 14 डेज़ यहाँ पर बोला जा रहा है इसका स्पैन होने वाला है। 14 दिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा चांद के ऊपर में 14 दिन रात होती है और 14 दिन दिन होता है। ठीक है, 14 दिन की रात और 14 दिन का उजाला होता है। तो जब तक उजाला रहेगा, अभी उजाला चल रहा है, तो उजाला रहेगा, इससे क्या होगा, हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, इन सोलर पैनल्स को एनर्जी मिलेगी, और उसी पावर से, क्योंकि ये आप देख पाओगे सोलर पैनल है जो कि 50 वॉट तक की पावर को प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमारी सूर्य की एनर्जी से इस सोलर पैनल को एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी से यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोवर काम करेगा। और क्योंकि 14 दिन तक उजाला रहेगा, 14 दिन बाद तो रात हो जाएगी, और रात बाकी 14 दिन तक रहेगी, तो बाकी जो 14 दिन रात पड़ेगी ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो भी हमारे पैनल्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएंगे। टेम्परेचर रात में बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ये भी बात एग्जैक्टली यहाँ पर बताई जा रही है। आई होप दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे आते हैं। नौ अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स नाम का जो ग्रुप है, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, पिछले 3 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जहाँ पर PM मोदी भी गए और भी बड़े बड़े लीडर्स पहुँचे थे। ये आप देख पाओगे, यहाँ पर PM मोदी बैठे हैं, पीछे अजीत डोभाल जी हैं, इधर यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब जी हैं। तो इस ब्रिक्स समिट के अंदर में सारा का सारा जो डिस्कशन है हमारा वो चलता है। बात ये भी करी थी, और हमने कल भी ये बोला था कि हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है,
हो सकता है इसमें कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद में इस ब्रिक्स के ग्रुप को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। तो वो जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट हो चुका है मतलब इसमें 6 कंट्रीज़ को और ऐड किया गया है। वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो इसके नंबर को बढ़ाया जा रहा है, 6 कंट्रीज़ को ऐड किया जा रहा है। वो जो 6 देश हैं ध्यान रखना कौन कौन से हैं। पहला है इजिप्ट, दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है ईरान, चौथा है यूएई, पांचवा अर्जेंटीना और जो छठा है वो है इथियोपिया। ये 6 कंट्रीज़ और ऐड हो गई, यानी कि 5 + 6 = 11। तो 11 देश हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर में दोस्तों, ये आपने ध्यान में रखना है। समझ गए। तो अब इसमें जो ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना, इन सभी कंट्रीज़ के रिलेशंस चाइना के साथ में थोड़े से ज़्यादा बढ़िया हैं। तो बोला जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि चाइना का दबदबा ब्रिक्स के ऊपर बन रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो ईरान के जो रिलेशंस हैं वो भारत के साथ में अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे पीएम मोदी ने जो ईरान के लीडर हैं इब्राहिम रईसी, उनके साथ में अलग से डिस्कशन भी किया है, सेपरेटली बातचीत भी की है। ईरान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। समझ गए इस बात को। तो आप दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि जो कंट्रीज़ को उठाया गया है, क्योंकि होता क्या है, अब ऐसे तो उठा नहीं लिया है, ऐसे तो 6 मेंबर्स को चुन नहीं लिया गया है भाई, इनकी भी मर्जी है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको बता दूं ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 40 देशों ने दिलचस्पी दिखाई थी। ये दिलचस्पी दिखाने वाले हैं, और जो अवेलेबल थे कि हम ज्वाइन करेंगे वो 22 देश थे। इन 22 देशों में से इन 6 कंट्रीज़ को उठाकर आप कह सकते हो ब्रिक्स के मेंबर की बनाने की बात की जा रही है। तो ये ब्रिक्स के मेंबर होंगे, तो अब टोटल ब्रिक्स के अंदर में 11 कंट्रीज़ हो जाएंगी, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। बोला जा रहा है कि चाइना के रिलेशंस इन सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही ग्रुप में ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई कैसे आ गए भाई। ईरान, सऊदी अरेबिया तो आपस में कट्टर दुश्मन है। इतनी ज़्यादा इनमें वॉर्स हमने देखी हैं, मतलब आपस में प्रॉक्सी वॉर इन्होंने की हैं, अलग अलग देशों में जंगें लड़ी हैं, येमेन के अंदर में आपको पता होगा। तो फिर अभी बात यह है कि चाइना ने थोड़े दिनों पहले, पढ़ा भी होगा आपने, कुछ महीनों पहले की बात है, चाइना ने दोनों के बीच में बिचौलिया का एक कह सकते हो रोल को लेने के बाद में इन दोनों की जो बातचीत है वो बैठा दी है। ईरान, सऊदी अरेबिया के, यूएई के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर सही से बैठा दिए हैं चाइना ने। तो चाइना कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ब्रिक्स के अंदर में। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। खैर वो आगे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर चाइना अपना दबदबा इन ब्रिक्स के ऊपर में दिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ बोला ये भी जा रहा है कि ये तो हमारी शुरुआत हो चुकी है भाई, ब्रिक्स को बढ़ा दिया, ये आने वाले समय पर भारत के लिए बढ़िया बात है। अब भारत के लिए क्या बढ़िया बात है भाई, आज ब्रिक्स बढ़ा है, कल हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आने वाले समय पर जल्दी क्या होगा, ब्रिक्स एक्सपेंशन की वजह से भारत को एक तरीके से और ताकत मिलेगी। हम सभी कंट्रीज मुद्दा उठा सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर भी सुधार करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं। उन 15 मेंबर्स में से 10 तो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर का मतलब यह है कि हर 2 साल में ये नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते चले जाते हैं, हर 2 साल में बदल जाते हैं। और जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं ये परमानेंटली रहेंगे इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास में कुछ अलग से सेपरेट पावर्स हैं, जिसे आप बोलते हो वीटो पावर। ये वीटो पावर है, इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब मैं आपको थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में बताता हूँ, जानना ज़रूरी है। यूएनएससी को लेकर दोस्तों एक बढ़िया फोटो हाथ लगा है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और उन 6 अंगों में से एक जो इंपॉर्टेंट अंग है यूएन का, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसको 1945 में यूएन चार्टर के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया, यानी बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में है। जो पहला सेशन हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पहला सेशन हुआ था 17 जनवरी 1946 में लंदन के अंदर वेस्टमिंस्टर में। आपको ध्यान में रखना है, क्यों, आपको पता होगा दोस्तों ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ हुआ था, ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था रशिया के अंदर। और यही सवाल यूपीएससी ने 2016 में पूछा कि ब्रिक्स का पहला समिट रशिया नहीं ब्राज़ील में हुआ था, तो वो गलत था, यहाँ पे रशिया सही था। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो उसका पहला सेशन कब हुआ था ये आपने ध्यान रखना है। जगह, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से 5 तो परमानेंट मेंबर्स जिसको हम P5 कंट्रीज बोलते हैं, और बाकी जो दोस्तों बचते हैं 10, वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, उसमें कई बार इन P5 कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया, बहुत बार।
इन 5 कंट्रीज़ के नाम है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। ये हमारी P5 यानी परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं। बाकी 10 जैसे मैंने बोला हर 2 साल में चेंज होती रहती हैं। इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है मतलब आज नहीं है, नहीं, अब हमारी प्रेसिडेंसीशिप जो नॉन परमानेंट मेंबर के फॉर्म में थी वो 2022 दिसंबर में समाप्त हो चुकी है। पावर की बात करेंगे तो इन P5 कंट्रीज़ के पास में वीटो पावर होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और रेजोल्यूशंस हैं, उन कमिटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जब बात आती है आतंकवाद की तो आतंकवाद से टैकल करने के लिए 2 कमेटी की बात की जाती है। एक तो हो गया, जब बात करते हैं रिजोल्यूशन की तो वो रिजोल्यूशन 1373 है, दूसरा रिजोल्यूशन 1267 है और ऊपर 1373 है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया है। अब होता यहाँ पर ये तो बात होगी रिजोल्यूशन की। अब बात आती है कमेटी की, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन जो 1373 है, इसकी जो कमेटी है वो है काउंटर टेररिज्म कमेटी, आतंकवाद से लड़ने के लिए। दूसरी जो रिजोल्यूशन है 1267 ये है यहाँ पर अल कायदा कमेटी। और उसी प्रकार से नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी आपको देखने को मिलती है। इसका रेजोल्यूशन 1540 है 1540। ये बेसिकली न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल जो वेपन्स है उसके खिलाफ में यहाँ पर ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन तैयार किया गया है। तो यूएनएससी से रिलेटेड कुछ कमेटी और रेजोल्यूशंस हैं। आपने सोचा होगा कि ये 3 ही क्यों बताएं मैंने। 3 इसलिए बताएं क्योंकि ये 3 वो हैं जिसको लेकर सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिलेशंस क्या है। भारत ऑलरेडी यूएनएससी का 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और 8वीं बार भी इलेक्ट हो चुका था 2021-22 में। तो हम 8 बार यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं यूएनएससी के अंदर में। दूसरी तरफ यहाँ पर एक और ग्रुप है दोस्तों, G4 नाम का। आपने G7 सुना होगा, G4 सुना है? सुना तो होगा, पक्का पढ़ा रखा आपको पहले। G4 में बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्लैग्स आप पहचान गए होंगे, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, ये 4 कंट्रीज़ क्या करती हैं? इन 4 कंट्रीज़ का मेन मकसद है भाई हम इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में एक बदलाव करें, और सबकी मांग यही है। तो अभी दोस्तों जो ब्रिक्स के अंदर में हमने कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया है, इससे हौसला और बढ़ जाता है, इससे एक्सपेक्टेशंस, हमारी आशाएं और बढ़ जाती हैं कि आने वाले समय पर यूएनएससी के अंदर भी सुधार किया जाएगा। अब सुधार में हमें करना क्या है, क्या चाहिए हमें भाई? जो ये परमानेंट 5 कंट्रीज़ आपने केवल 5 कंट्रीज़ को चुन रखा है, इसको एक्सपैंड करना होगा। क्या इंडिया यहाँ पे परमानेंट 5 कंट्रीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है? बिल्कुल डिजर्विंग है। भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो वर्ल्ड में एक तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुका है, वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को एक डिजर्विंग मेंबर बनाती है P5 कंट्रीज़ के तौर पर। तो इस परमानेंट 5 के अंदर में भारत का होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसको लेकर जो बदलाव है वो जल्दी हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये मैंने आपको बात बता दी। दूसरी चीज़, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बारे में अगर कुछ लिखना है, वैसे तो फोटो मैंने आपको शेयर कर दिया, चलो फिर भी लिखना है तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखित में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है। देखो, यूपीएससी ने 2009 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल ये था कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन है, यानी कि यूएनएससी, वही बात है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बाकी 10 और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, ये बताओ कितने साल के लिए होते हैं? तो मैंने अभी आपको बार बार बताया कि भाई 2 साल बाद चेंज होते हैं, 2 साल बाद रोटेशन होता है। तो इसका सही उत्तर है नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 2 ईयर्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बात हो गई यूएनएससी की। बात करेंगे ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स को लेकर कल ही मैंने डिस्कशन किया है, कल ही मैंने आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर किया है, याद होगा। समझ में आ गया? जो नए 6 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं दोस्तों, उन 6 मेंबर्स के बारे में ध्यान रखोगे ना? चलो रिविजन करते हैं। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 मेंबर्स नए हैं जो ब्रिक्स में जुड़ रहे हैं। बाकी हमारे जो 5 हैं वो पुराने हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 और 6 ये 11 मेंबर्स ब्रिक्स में हो रहे हैं। अब क्लियर आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है कुछ नेशनल अवार्ड्स के बारे में, फिल्म अवार्ड्स के बारे में, स्पेशली नेशनल फिल्म अवार्ड। तो अभी क्या हुआ, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के तौर पर कई सारी फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस को जो ये अवार्ड्स है वो यहाँ पर उनको सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। ठीक है, तो जो राजा मौली जी की जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR के बारे में सुना होगा, इस साल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है RRR। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर कह सकते हो एक बेस्ट पॉपुलर फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है। अब अवार्ड के बारे में जानना है, वैसे अवार्ड को लेकर यूपीएससी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल काफ़ी सारे आते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं
ठीक है, जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करने के लिए इन वीडियोस को देख रहे हैं। द हिंदू के अंदर में जो मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ उससे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ऐसे मैसेजेस भी मैं काफ़ी सारे रिसीव करता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम डेली बेसिस पे जो डेली अपडेट्स आ रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर आ रही है नेशनल फिल्म अवार्ड की। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में अगर हम देखें तो 2021 के कौन कौन से विनर्स हैं, तो बेस्ट डायरेक्शन का जो यहाँ पर अवार्ड दिया गया है वो निखिल महाजन जी को दिया गया है फॉर गोदावरी द होली वाटर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो मेल हैं पंकज त्रिपाठी जी को मिला है फॉर मिमी। उसके बाद में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल, फीमेल के लिए यहाँ पर पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर फाइल्स के लिए यहाँ पर इनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल। फिर जो नारगिस दत्त अवार्ड होता है, नारगिस दत्त अवार्ड बेसिकली बेस्ट फीचर फिल्म के लिए होता है, ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। फिर उसके बाद में बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़, ये बेसिकली अनुनाद यानी द रेजोनेंस को दिया गया है। फिर इंदिरा गांधी फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म, डेब्यूट फिल्म के लिए जो डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की जब बात आ रही है तो यहाँ पर विष्णु मोहन जी को दिया गया है फॉर मेपादियाँ। देन उसके बाद में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड आर्टिस्ट में आप देख पाओगे भाविन राबरी फॉर लास्ट फिल्म शो के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये अवार्ड दिया गया है। स्पेशल जूरी अवार्ड की बात करेंगे तो विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह के लिए यहाँ पर दिया गया है स्पेशल जूरी अवार्ड। तो ये अवार्ड्स की बात हो गई। अब ये वाले अवार्ड्स आपसे वनडे एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे नो डाउट, क्योंकि ये जो फिल्म है ये रॉकेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई फिल्म रिकमेंड करनी हो दोस्तों, अगर आप लोग जाकर देखो, अभी आपने देखी ना हो तो रॉकेटरी आप ज़रूर से जाकर देख सकते हो। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्या हुआ था हमारे नम्मी नारायण जी के साथ में, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे रॉकेटरी जब आई थी तो मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू बनाया था, वो वीडियो मैंने शेयर किया था आपसे पहले। मुझे मिला वीडियो तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये फिल्म्स आपको नज़र आएंगी। RRR को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, इस कैटेगरी में RRR। उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पर आप देख पाओगे रॉकेटरी को अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है फॉर पुष्पा। दोनों उसके बाद में बेस्ट एक्टर फीमेल की कैटेगरी में आप देख पाओगे आलिया भट्ट, और साथ ही साथ में कीर्ति सेनन को दिया गया है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, और उसके बाद में कीर्ति सेनन को दिया गया है फॉर मिमी। तो ये आपको यहाँ पे सारे के सारे अवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, किस किस कैटेगरी में किस किस को दिए गए हैं। इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बड़े बड़े अवार्ड्स ये वनडे एग्जामिनेशन में बनेंगे। जो भी बेसिकली वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देंगे तो भी यहाँ पर चलेगा। पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, अवार्ड्स को लेकर ऐसे क्वेश्चन वैसे बनते नहीं हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल एक और छोटा सा आर्टिकल, टू इनहेंस इंडियन एयरफोर्स एफिशिएंसी गवर्नमेंट टू बाय वेपन्स लोकली। हमारी जो एयरफोर्स है इंडिया की, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो जो काम कर रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को इंक्रीज़ करने के लिए सरकार कुछ नए हथियार को लोकली परचेज़ करेगी। लोकली मतलब खुद हम अपने देश में ही यहाँ पर इन वेपन्स को परचेस करेंगे। इसको लेकर जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, क्योंकि आपको पता है वेपन्स परचेस करने हैं, कुछ हथियार खरीदना है, तो डीएसी का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैं आपको डीएसी के बारे में एक दो लाइनें की इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉडी है ये मिलती है थर्सडे में इनकी मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के अंडर में मीटिंग हुई, और उसी दौरान यहाँ पर 7800 करोड़ रुपए 7800 करोड़ रुपए का वेपन्स खरीदने की यहाँ पर बात की गई है। इसमें क्या परचेस करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को परचेस करने वाले हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हो गए, ग्रुप बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड रेजिमेंट्स, लाइट मशीन गन्स एंड टैंक्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पर परचेज़ किया जाएगा इन पैसों से। इससे क्या होगा, जो हमारी एयरफोर्स है इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो वॉरफेयर सूट भी हैं, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो एफिशिएंसी है हमारी एयरफोर्स की, वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। समझ गए ये बात। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछने वाले कि भाई क्या परचेज़ करने वाले हैं क्या नहीं, ये देखो आपको ही पता है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि इस आर्टिकल में रेलिवेंट क्या है। जो रेलिवेंट पोर्शन है वो है हमारा डीएसी, दैट इज़ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। उसके बारे में भी कुछ 4-5 पॉइंट से ध्यान रखना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली हमारे पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सबसे ऊपर वाली डिसीजन मेकिंग बॉडी है।
जो डिसीजन लेने का काम करती है वैसी बॉडी आपको ये देखने को मिलेगी। इनका मेन काम क्या है कि नई नई जो पॉलिसीज़ हैं उसको यहाँ पर डिसाइड करना, जो नई नीतियाँ हैं उनको डिसाइड करना, प्लस यहाँ पर जो हमारी आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स हैं, इवन यहाँ पर जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं, उनके लिए यहाँ पे अगर कुछ वेपन्स परचेज करने हैं तो उनका एक्विजिशन करने का काम भी हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है ना, वो हमारे इस काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राजनाथ सिंह जी कौन है, वो हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसके बाद। मैं आपको दोस्तों बता दूं 2001 में जो कारगिल वार हुआ था, 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, उसके बाद जो है एक रिकमेंडेशन दिया गया कि हमारे पास में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जैसी बॉडी होनी चाहिए। उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर ये जो बॉडी है इसको तैयार किया गया। ठीक है, ध्यान रखोगे इसके बारे में, बस मंत्रालय ध्यान रखना कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों वर्ल्ड पेज पर मैंने आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की है ना। वर्ल्ड पेज पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो जापान वाला जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी हम लोग थंबनेल वाले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों अगर हम लोग स्पोर्ट्स के पेज पर आएंगे तो स्पोर्ट्स के पेज पर एक आर्टिकल छाया हुआ है। भाई यहाँ पर ये जो आपको लड़का दिख रहा है ना, एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। आपने इस बॉय को ज़रूर से देखा होगा। 18 साल का लड़का, नाम है प्रज्ञनंदा। 18 ईयर ओल्ड बॉय, मतलब पूरा कह सकते हो बवाल मचा रखा है दुनिया भर में। तो अभी यहाँ पे जो ये चेस मैच था, उस चेस मैच के वर्ल्ड कप में चला गया फाइनल में बिल्कुल। और उसमें जो फाइनल में इनके साथ में कह सकते हो कि ओपोजिशन में जो व्यक्ति था वो था मैग्नस कार्लसन। ये यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, ठीक है, और ये यहाँ पर आप देख पाओगे प्रज्ञनंदा। दोनों के बीच में यहाँ पर ये वर्ल्ड कप का जो मैच है स्पेशली चेस का वो यहाँ पर चल रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड कप के मैच में यहाँ पर आप कह सकते हो जीत नहीं पाए हैं, लेकिन दिल ज़रूर जीत लिया है प्रज्ञनंदा ने सबका। क्योंकि 18 ईयर ओल्ड बॉय, 18 साल का लड़का, सामने है मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन कोई यहाँ पर छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मैग्नस कार्लसन के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा या फिर चेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखो उनकी नेशनलिटी है नॉर्वेजियन, ठीक है, नॉर्वे के पर्सन है। 32 साल के यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जो आपको दिख रहे हैं, 32 ईयर्स के यहाँ पर ये व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये मैग्नस कार्लसन है, इनके नाम में बड़े बड़े चेस अवार्ड्स हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊँ, मैग्नस कार्लसन के पास मतलब कि इनको ना कह सकते हो ग्रैंड मास्टर बोला जाता है चेस का। 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं और करेंटली यहाँ पर 4 टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रह चुके हैं। करेंट 6 टाइम वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियन रह चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अचीवमेंट्स इनकी देखने को मिल रही है। वहाँ तक यहाँ पर जो प्रज्ञनंदा हैं ये पहुँच पाए हैं। प्रज्ञनंदा रनर अप बने हैं। आपको पता होगा पीएम मोदी ने पोस्ट भी डाला था यूट्यूब के ऊपर में, और भी कई सारी जगह पर यहाँ पर प्रज्ञनंदा के बारे में पोस्ट किया हुआ है। तो बहुत आराम से अपना आपको हैंडल करके यहाँ पर ये पहुँच पाएँ, ये आप लोग देख पाओगे। आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। देयर इज़ नो स्मॉल फीट, पीएम प्रेसिडेंट लीड विशेस फॉर प्रज्ञनंदा। तो सभी ने यहाँ पर आप कह सकते हो इनको प्रेज़ किया है, क्योंकि इस उम्र में यहाँ तक पहुँच पाना, तो भाई लड़के ने अपनी जो एक्सेप्शनल स्किल्स हैं यहाँ पर उसको दिखाया है। उसको दिखाने के बाद में, और मैं आपको बता दूँ ये जो मैच हुआ है ना, ये जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, इस मैच के अंदर में एक बिल्कुल कह सकते हो कि टक्कर दी है, एकदम टफ फाइट यहाँ पर दी है मैग्नस कार्लसन को। तो इनकी भी चर्चा लगातार हो रही है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर से ध्यान रखना। एग्जामिनेशन के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एक इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। तो आपको पता होगा आनंद जी, विश्वनाथन आनंद है ना, उनके बाद में अगर कोई वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं तो वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट चेस के मामले में तो यहाँ पर प्रज्ञनंदा आपको देखने को मिल पाएंगे। ये वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट बन चुके हैं। पहले के कंपैरिजन में रशिया, यूएसए जैसी कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी चेस को। नाउ अब ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो तेज़ी से बदल रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं चेस पावर हाउस बनता जा रहा है ग्लोबली, दुनिया भर में। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाती है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आधे से ज़्यादा पेज जो है इनको लेकर भरा हुआ है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आज ज़्यादा अभी एडिटोरियल हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा फ्राइडे में ऑलरेडी एडिटोरियल कम आते हैं। बहुत ही कम आर्टिकल आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन मेंस का क्वेश्चन हम फिर भी आज का लेंगे। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछ चुका है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपने खुद से इसको अटेम्प्ट करना है। 2020 का ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो।
क्योंकि आपको पता होगा पानी लगातार यहाँ पे वाटर टेबल भी लगातार कम होता चले जा रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो उसमें आपने कुछ यहाँ पर मेजर्स बताना है, कुछ सजेशन देना है, कुछ आपको तरीके बताने हैं कि कैसे हम पानी के स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा जो सिंचाई वाला सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे घटते हुए पानी के सिनेरियो में कैसे प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है, कुछ तरीके आपने बताना है। यूपीएससी 2020 में सवाल पूछ चुका है। हिंदी में रीड कर देता हूँ। तो घटते परिदृश्य में इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म मिलेगा आपको मेरा वहाँ पे, मतलब फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, फुल फॉर्म लिखना है आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों अपने आंसर को लिखकर जो आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो एलिफेंट पास कौन से देश के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इज़ द करेक्ट आंसर। श्रीलंका आपको एलिफेंट पास देखने को मिलेगा ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।